नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से आपने अंगवानी पर, अपने चैनल अंगवानी पर जो स्टाफ साइट, जेसीएम स्टाफ साइट के लीडर जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको कहते हुए सुना कि अब जो है अगर 18 महीने के डीए के मामले में सरकार देरी करती है तो हम डिसएग्रीमेंट लेकर हम आर्बिट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अब देरी बर्दाश्त नहीं है। जैसा कि उनका साफ साफ कहना था अंगवानी के साथ बातचीत में, इंटरव्यू पर, वो इंटरव्यू आप जो 8वां वेतन आयोग है उस वो वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं जाकर। वो इंटरव्यू अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है जो कि काफी ट्रेंड भी कर रहा है। तो इस तरह से उनका ये, चूंकि अभी लोगों का ध्यान 8वें वेतन आयोग पर था, लेकिन 18 महीने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन लोगों को शायद लग गया था कि सरकार माने या ना माने, तो लोगों की उम्मीद भी थोड़ी खत्म होती जा रही थी। लेकिन जिस तरह से शिव गोपाल मिश्रा ने फिर इस बात इशारा करते हुए कहा कि हम इस बार डिसएग्रीमेंट लेकर रहेंगे, पहले मांगा था मिला नहीं, और डिसएग्रीमेंट लेने के बाद हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे जहां पर कि इस मसले का निपटारा होगा। तो अब जो उन्होंने कहा है कि हम डिसएग्रीमेंट लेकर हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो आखिर उस बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या होता है? बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में कर्मचारी संगठन अगर जाते हैं तो वहां क्या प्रक्रिया होती है, और आगे चूंकि 18 महीने का डीए का मामला कर्मचारियों के दिल से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये मूव करते बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे? जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो कोई अहम जगह है। तो हम वो समझते हैं, हमारे साथ जुड़े नवीन सैनी साहब जो कि बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में अधिकारी पद पर हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि देखिए सरकारी अधिकारियों को बोलने को ज्यादा अलाउ नहीं होता है, तो लेकिन हमने चूंकि इनको एक एडुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो रखा है कि आखिर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या होता है। कोई भी मसला, जिस तरह शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, अगर सरकार 18 महीने के डीए का सीधे सीधे ऐलान नहीं करती है तो हमें डिसएग्रीमेंट दे और हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन मूव करेंगे। तो अगर ये बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाते हैं तो वहां पर क्या होगा? नवीन जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। चंदन जी, बहुत नमस्कार आपको। और पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आप सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो नवीन जी ये बताएं, ये बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, और उसमें अगर कर्मचारी संगठन, जैसा कि उन्होंने इशारा किया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, तो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का क्या महत्व है, वहां क्या होगा अगर ये मूव करेंगे तो वहां प्रक्रिया क्या होगी? सर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक सेकंड पे कमीशन ने 1959 में जेसीएम स्कीम के लिए रिकमेंड किया था। जैसा कि यूके के अंदर विटले, इसे बोलते हैं विटले मशीनरी। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसे विटले मशीनरी बोलते हैं। और इंडिया में 1959 में सेकंड पे कमीशन ने ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के लिए रिकमेंड किया था सरकार को, और सरकार ने ये स्कीम 1966 में लागू की थी। ओके, ठीक है सर। तो इसके अंदर जब नेशनल काउंसिल या डिपार्टमेंटल काउंसिल की मीटिंग होती है सरकार के साथ, उसके अंदर सरकार के सचिव वगैरह बैठते हैं, और कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। और हमारी यूनियन की तरफ से जो हमारे लीडर्स होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरकार के सामने। मतलब जेसीएम में दोनों साइड, एक सरकार के साथ जिसमें सरकार के आला हुक्मरान बैठते हैं, और दूसरी तरफ जो कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो बैठते हैं। यही हुआ ना? आप यही कहना चाह रहे हैं ना जी? दोनों के साथ बातचीत होती है जी। हाँ, इसके अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सर जी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सर। तो वो एक नेगोशिएट प्लेटफॉर्म है वो, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और एम्प्लॉइज के अंदर एक हार्मोनियस रिलेशंस बने रहे। तो उसके अंदर जब ये नेगोशिएट करते हैं, और अब वो नेगोशिएट फेल हो जाता है किसी भी इशू पे, जैसे कि हमारे मिश्रा साहब हैं, उन्होंने बोला कि हम 18 महीने का एरिया चाहते हैं। मान लीजिए इस पे डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, सहमति बन जाती है। तो डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड होने के बाद जो डीओपीटी होता है वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भेजता है। अच्छा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के
अंडर एक अंडर तो नहीं कहेंगे, उसके अटैच एक बॉडी है, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। अच्छा जो जेसीएम के अंदर सुप्रीम बॉडी कही जाती है। जेसीएम स्कीम के अच्छा, अंदर सुप्रीम बॉडी। जेसीएम के अंदर ये सुप्रीम बॉडी है, बोर्ड ऑफ जी आर्बिट्रेशन। हाँ जी, अच्छा ये सुप्रीम। तो लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, श्रम मंत्रालय, इसको बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफर करता है अच्छा कि आप एक कोई भी मैटर है, कोई भी इशू है, कोई भी रेफरेंस है, उसके ऊपर आप अपना डिसीजन दे दीजिए, अपना अवार्ड दे दीजिए। तो वहां मतलब पे अगर मतलब ये हुआ कि अगर सरकारी पक्ष और जो कर्मचारियों का प्रतिनिधि, जो नेतागण होते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच अगर किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है, तो ये मामला जो है श्रम मंत्रालय, जो श्रम विभाग जो है, इसको बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफर करता है और ये मामला चला जाता है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में। और जी, व्यूअर्स, आपके समझने के लिए, जैसा कि नवीन जी ने बताया कि बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जो है जेसीएम का सबसे अहम, सबसे बड़ा जो है मशीनरी होता है। जी नवीन जी। सबसे पहले उस पर डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड होगा। डीओपीटी उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को रेफर करेगी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है आर्बिट्रेशन को रेफर करेगा। आर्बिट्रेशन के अंदर तीन मेंबर्स की बेंच होती है। चेयरमैन जो होता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, और एक मेंबर जो होता है, मेंबर स्टाफ साइड होता है, जो स्टाफ साइड की तरफ से रिप्रेजेंट करता है। एक मेंबर होता है ऑफिशियल साइड, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेंच पर बैठता है, उसे बोलते हैं बेंच। एक चेयरमैन हो गया, दो मेंबर हुआ, एक स्टाफ साइड से, एक ऑफिशियल साइड से। स्टाफ साइड से यानी कि यूनियन की तरफ से, ऑफिशियल साइड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नहीं तो ये कौन होते हैं, वकील होते हैं या वो नेता ही होते हैं? मतलब एक बेंच होती है, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन है, बोर्ड बन गया आर्बिट्रेशन का एक। ठीक है, तो उसमें कौन होंगे वो? जैसे इसकी स्टाफ साइड से यानी कोई नेता रहेंगे या उनके वकील वकील वगैरह तो नहीं रहते होंगे? नहीं सर, वो अपना एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे कि हमें ये रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है, ये हमारी तरफ से बोर्ड के अंदर बैठेगा। अच्छा, कोई भी आ सकता है, वो उनकी तरफ से नॉमिनेटेड होगा कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना? ऐसे ही सरकार अपना एक अपना कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी होते हैं मोस्टली इस केसेस में, उनको जो है सरकार नॉमिनेट कर देती है कि ये इस केस के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये होगा। कोई भी हो सकता है वो। मोस्टली केसेस में रिटायर्ड सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और स्टाफ साइड की तरफ से बड़े हाईली लीडर्स होते हैं सर, वो बड़े हाईली, मतलब हाई क्लास लीडर्स होते हैं, जो नेशनल लेवल के लीडर होते हैं। उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है बोर्ड के लिए। ठीक है सर। तो चेयरमैन जो होते हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। एक मेंबर स्टाफ साइड से होता है, एक मेंबर ऑफिशियल साइड से होता है। सर, ये तीन लोग बैठते हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ केस आता है, फिर उसके बाद रिजोइंडर, उसके बाद जो है वो उसके बाद रिप्लाई आता है उसका, स्टेटमेंट ऑफ केस का, फिर रिजोइंडर आता है। उसके बाद दोनों पार्टी बैठ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय है, उसके अधिकारी बैठते हैं, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के। और जो स्टाफ साइड है, वहां से बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं, जैसे अपने मिश्रा जी हैं या कोई और भी हैं, वो इस केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरा बोर्ड जो है वो उनकी बातों को सुनता है सर ध्यान से, और फिर वो उसके अंदर अपना अवार्ड देता है सर। अगर किसी मामले पर दोनों मेंबर ऑफिशियल साइड या मेंबर स्टाफ साइड सहमत नहीं होते हैं उसके ऊपर, तो चेयरमैन जो होता है, जो जज होता है, वो अंपायर अवार्ड कर सकता है। वो कहता है अगर आप सहमत नहीं है, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से अपना अवार्ड दे रहा हूँ। तो वो बाध्यकारी होता है दोनों पर? वो सब दोनों पे बाध्यकारी होता है सर। अच्छा, अगर तीनों मेंबर साइन कर देते हैं तो ठीक है, अगर तीनों मेंबर साइन नहीं करते हैं तो चेयरमैन अपना अंपायर अवार्ड दे सकता है, उसे अंपायर अवार्ड बोलते हैं। ठीक है। वैसे मोस्टली केसेस में, 98% केसेस में तीनों मेंबर, चेयरमैन और मेंबर्स तीनों ही मिलकर अपना एक अवार्ड दे देते हैं। वो अवार्ड जो होता है वो दोनों पार्टीज पे बाध्य होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी और स्टाफ साइड पे भी। लेकिन मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि the award given by the board of arbitration is binding on the government as well as the staff side, subject to the overriding authority of the parliament. The award can be modified rejected only with the approval of the parliament through a formal resolution on grounds affecting national economy or social justice. मतलब ये बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड इतना ज्यादा बाइंडिंग है कि अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है, रिजेक्ट करना है, तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। संसद से ही हो पाएगा, ये संसद से ही हो पाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बंद है इसके बाद। तो मतलब इतना मतलब उसको स्टैच्यूटरी, मतलब संवैधानिक अधिकार उनको इतना दिया कि एक बार अगर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन से
ऑर्डर आ गया, कोई फैसला पारित हो गया, उसमें कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज जो है वो सिर्फ संसद से ही हो पाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं साथियों कि कितना महत्वपूर्ण और कितना अहम रोल है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का, खासकर ऐसे केसेस में जब सरकारी पक्ष और जो स्टाफ साइड यानी जो कर्मचारियों का पक्ष है, जो कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेटिव दल होता है, उनके बीच किसी मुद्दे पर असहमति हो जाए यानी सहमति ना बन पाए। तो आप समझ सकते हैं बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का कितना बड़ा रोल होता है। और यही कारण था कि हमने आज नवीन सैनी जी को आग्रह किया था कि आप, चूंकि ये एक एडुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि लोग जान सके, समझ सके कि आखिर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन होता क्या है और उसमें प्रक्रिया क्या होती है, जिस तरफ की इशारा शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे थे कि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में डिसएग्रीमेंट लेके जाएंगे। तो अब चूंकि ये सवाल होता था कि आखिर वहां क्या होगा, वहां जाने से क्या मिलेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से नवीन सैनी जी के जरिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, उनसे हमने बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया समझी कि आखिर वहां जाने से, जो वो इशारा कर रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी कि बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो वहां जाने के बाद क्या होगा और क्या हो सकता है और वहां की क्या प्रक्रिया है, तो ये हमने समझने की कोशिश की नवीन सैनी जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि सरकारी अधिकारी अब बोलते नहीं है, लेकिन चूंकि आपको हमने बताया कि एडुकेटिव और इंफॉर्मेटिव पीस है, लोगों के जानकारी के लिए, आम लोगों की जानकारी के लिए है, तो आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और इसी तरह के गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चंदन जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।